हेलो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एग्जांपल्स 3D ज्योमेट्री के। ये चैप्टर बहुत आसान है, आराम से पढ़ते चलिए। स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं बता रहा हूं कि मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 26 से 30 तक का एग्जांपल्स है मिसलेनियस। स्टार्ट करने से पहले एक सजेशन, इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज सीक्वेंस में देखिएगा, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल वो बहुत स्ट्रांग एंड पावरफुल हो जाए। जिसके बाद क्या होगा कि सारे सवाल निकलने शुरू हो जाएंगे और मैथ्स लगाने का एंजॉयमेंट, लुफ्त आपको मिलेगा। और अगर बीच बीच से वीडियो देखेंगे तो कुछ बातें सीखेंगे और कुछ बात रह जाएंगी, क्योंकि सवाल लगाने के दौरान बहुत छोटी छोटी बातें आती हैं जो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन आसान शब्दों में करता रहता हूं। तो आप इन बातों को पकड़े, सीक्वेंस में देखें और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनाएं। चलिए बात शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल का, और ये सवाल बहुत ही प्यारा है। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। इस सवाल को कई लोग हॉर्स भी कहते हैं और कहना भी चाहिए, लेकिन है कितना आसान मैं दिखाता हूं और कितना सिखाएगा हमको। आइए, बोल रहे हैं ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ द क्यूब। प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। तो पहले तो ये लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, क्योंकि इसको समझने में कई चीजें हम सीखेंगे और मैं बिल्कुल आसान से आपको, देखिए कितनी आसानी से ये बताता जाऊंगा, आपको मजा आने वाला है। आइए, तो पहले मैं बना लेता हूं जो ये बोल रहे हैं डायगोनल का क्यूब किधर है। तो साहब ये बनाता हूं मैं क्यूब, कोशिश कर रहा हूं क्यूब बनाने की, और कुछ हद तक कोशिश सफल हो ही जाती है। तो ये साहब बन गया साहब क्यूब हमारा, और इस एक्सेस को कह देंगे हम लोग OX, और इस वाली एक्सेस को बोल देते हैं OY, और ये जो ऊपर निकल रही है उसको बोल देते हैं OZ। ठीक है, ये जो क्यूब बनाया है इसका एक कॉर्नर हमने ओरिजिन पे लिया है, जैसे हम यहां से बातों को कैलकुलेट कर सकें, समझ सकें। देखिए इस सवाल में इन्होंने जो बोला है ना, लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ द क्यूब। तो पहले हमको ये पहचानने होंगे कि डायगोनल्स ऑफ द क्यूब हैं कौन कौन से। ये जो क्यूब हमने बनाया है, इस क्यूब की साइड ले लेते हैं A। तो आप जानते हैं क्यूब में सारी साइड्स तो होती हैं बेटा बराबर। अगर ये ओरिजिन है यानी 0 0 0 है, तो बाकी के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इन पॉइंट्स का नाम भी दे देते हैं। जैसे मैं कह देता हूं उसको, चलिए इसको ब्लैक कलर से लिख देता हूं, इसको बोल दो A, इसको बोल देते हैं B, इसको बोल देते हैं C हम लोग, और इसको बोल देते हैं D, E, F और G। जैसे ये वर्टिसेस आप आसानी से पकड़ पाए, ठीक है। अब A के पॉइंट क्या हो जाएंगे, आप जान रहे OX पर है, और ये X, ये डिस्टेंस कितनी है, तो A ही है ना बेटा, और OX पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A 0 0 इस A के। इस B की बात करें तो B की हो जाएंगे 0 A 0, क्योंकि Y एक्सेस पर है, और ये Z एक्सेस पर है, तो बाकी कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, लेकिन Z वाला होगा A। बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए D के कोऑर्डिनेट देखिए, तो ये XY प्लेन में है, ये X चले और Y चले, तो ये हो जाएगा A 0। ध्यान से देखिए, ये देखिए इसका A 0 क्यों आया, क्योंकि जब D पर पहुंचे हैं तो ये X चले हैं D A, और फिर Y की तरफ चले हैं A, Z की तरफ कुछ नहीं चले इसलिए 0 है ना। ये XY प्लेन में है इसका बॉटम। आइए साहब इसकी बात करते हैं E की। देखिए E में इंटरेस्टिंग क्या है, X चले हैं, Y चले हैं और Z भी चले हैं, तो E के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे A, और ये एक डायगोनल भी होगा साहब। डायगोनल का कलर और बदल देते हैं, आपको बिल्कुल बात पकड़ में आनी चाहिए। ये रहा साहब डायगोनल, एक डायगोनल है, ऐसे 4 डायगोनल्स होते हैं। जिस रूम में है, सपोज करिए किसी रूम में आप बैठे हैं, भाई किसी भी रूम में, क्या रूम में तो होंगे ही, क्यूब स्ट्रक्चर का है, समझ लीजिए क्यूबिक रूम है, तो एक डायगोनल क्या बनेगा, जो बॉटम है, जमीन है जिसपे आप फ्लोर है, उस फ्लोर के एक कॉर्नर को तिरछा मिला दीजिए छत के उस वाले कॉर्नर से, तो एक डायगोनल तो ये बन गया, दूसरा साहब ये बन गया, तीसरा उस कॉर्नर से इसको मिला दीजिए, तीसरा और चौथा उस कॉर्नर को उससे मिला दीजिए, तो ये 4 डायगोनल्स मिले ना। हमने तो आपको अभी एक ही बनाया, बाकी 3 भी लिख देंगे, बनाएंगे नहीं वरना कट्टम काट हो जाएगी यहां
ठीक है, पॉइंट्स तो लिख लें। तो पॉइंट्स लिखने का जिक्र कर रहे थे, कुछ और रह गए हैं पॉइंट्स। एफ रह गया है, तो एफ क्या बनेगा बेटा? 0AA, क्योंकि ये किस प्लेन में आ गया है? वाई और जेड प्लेन में। एक्स तो होगा ही नहीं, ये कहानी इसकी। और कोई बचा रह गया? अच्छा, जी बचा रह गया है। तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? तो जी के बनेंगे A0A। A0A कैसे आया बेटा? ये देखिए, ये किस प्लेन में है? ये एक्स और जेड प्लेन में है। देख पा रहे हैं? एक्स जेड प्लेन में y तो 0 होगा, y 0 और x a चले हो, z भी a चले हो, ये भी तो a है। तो ये A0A सारे हो गए। ये देखिए, सारे हम लोगों ने लिख लिए पॉइंट्स, बहुत अच्छी बात है। बाकी हाँ, सारे लिख लिए। अब यहां पर डायगोनल्स कौन कौन से होंगे? तो एक मैं डायगोनल्स जो होंगे उनका इसी कौन सा कलर बोलेंगे, ब्लू बोलो, वायलेट बोलो, जो भी बोलो, इसके मैं डायगोनल्स के नाम लिख देता हूं। तो एक तो डायगोनल्स हमें मिले कि क्या है? डायगोनल्स जो मैं लिख रहा हूं, और पहला डायगोनल बोला है OE। आप समझ पाए होंगे, O से E तक एक डायगोनल हो गया। दूसरा डायगोनल क्या मिला सकते हैं? A से F तक मिला दो। ये देखो, A से F, तो दूसरा डायगोनल हो गया AF। तीसरे की बात करो तो बॉटम, एक बॉटम ये, एक बॉटम ये, B से मिला दो G तक, तो एक डायगोनल मिल गया BG। और ये D बचा रह गया है, तो आप CD मिला दो या DC लिख दो, जो भी लिखना चाहो, CD DC कुछ भी लिख देते हैं। तो मैं बॉटम को लेके चल रहा हूं, तो मैं DC ही लिख देता हूं, क्योंकि ये पहले मैंने A लिखा हर जगह ना, B लिखा, O लिखा, फर्स्ट क्लास DC। तो ये DC मिल गया। आप पकड़ पाए होंगे, 4 डायगोनल हैं, 4 डायगोनल्स हैं, जो बात आपकी समझ में आई होगी। ठीक, अब ये देखिए, इतनी चर्चा तो हमको करनी पड़ी इसकी भूमिका, इसका बेस बनाने के लिए। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन इन डायगोनल से, जो डायगोनल हैं, इनसे एंगल बनाती है। लेट कर लेते हैं, पहले वाले से बनाती है अल्फा, दूसरे वाले से एंगल बनाती है बीटा, तीसरे वाले से गामा और चौथे वाले से डेल्टा। ये क्वेश्चन है, ये जो लाइन है, इन डायगोनल्स, जो 4 डायगोनल्स हैं, 1 2 3 4, इन 4 डायगोनल से एंगल बनाती है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। वहां तक हमको पहुंचना है। तो अब हम पहले चरण में क्या करते हैं? इन डायगोनल्स का DC's, डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, फिर उसके जो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, अब इस सवाल को थोड़ा समझें। तो उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं, नीचे थोड़ी वर्किंग करनी होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा एक एक स्टेप समझा के चलूंगा प्यार से आपको। अब हम DRs निकालते हैं पहले। तो साहब, आपने DR निकाला OE का, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OE। बात पकड़ो बिल्कुल सुंदर तरीके से। OE पकड़ने का डायरेक्शन रेशियो निकालते हो, तो E वाले पॉइंट्स में से O घटाते हो, तो E वाला पॉइंट है ये, और O कितना है? 0 0, तो A माइनस 0, A माइनस 0 और A माइनस 0, यानी ये 3 जो मिले, A ये क्या है? इसके डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज से जब आप DRs बनाते हैं, DC's, डायरेक्शन कोसाइंस, अब लिखिए, मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूं, एकदम पकड़ लीजिए, बहुत, एक ही सवाल 10 सवाल के बराबर। डायरेक्शन कोसाइंस, तो कोसाइंस ऑफ OE क्या हो गया? आप जानते ही हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड बनता है, A² + B² + C² से डिवाइड करते हैं। यानी अब ये इसको और शिफ्ट करना पड़ेगा, ज्यादा शिफ्टिंग नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि इस डायग्राम की मदद लेनी है भी हमको। तो ये वैल्यू बनेगी, देखिए, A/√A², फिर B में फिर A ही है, A², और फिर से ये रहा A²। इसी तरीके से A/ दूसरे का √A², और फिर C/√A² और A²। बात पकड़ में आई। अब ये थोड़ा छोटा करता हूं, क्योंकि जगह चाहिए। चलिए शिफ्ट करता हूं, फिर दोबारा इसको खसका लेंगे। अब यहां पर देखिए वैल्यू क्या बनी। यहां पर जब इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा A, और आ जाएगा नीचे A√3, इसी तरह A/A√3, इसी तरह इसका A/A√3। मतलब इसके DC's क्या रहे? DC's
ऑफ ओ ई 1/√3 1/√3 1/√3। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल को करने के लिए। तो डीसीज कितने हो गए? 1/√3 1/√3 1/√3। अब ये आप निकालना सीख गए। अब इसी तरह बाकी के डीसीज निकालते हैं। तो इसको नीचे करेंगे और जो डायगोनल्स हमने लिखे थे ओई, इसको और नीचे करो भाई। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे डायगोनल का, एएफ का। तो एएफ का डायगोनल क्या हुआ? ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट एफ। ठीक, तो इसके डीआरस क्या रहे? एएफ की बात कर रहा हूं तो इसके डीआरस थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं। डॉक्टर लिख दिया, डीआर समझ लेना। डीआर एफ में से ए वाले पॉइंट घटा दो, तो 0 में से ए गया तो -a आ गया। फिर ए में से 0 गया तो a, और फिर इसी तरह फिर a। आप देख पा रहे होंगे ये डीआरस हैं भाई। f में से a घटाते हैं तो डीआरस मिल गए। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहे इसके? डीसीज अभी निकालने का प्रोसेस समझाया था। -a/, तीनों का a² + b² + c² करोगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? अभी देख रहे थे, उसके हिसाब से वैल्यू मिल जाएगी -1/√3 1/√3 और 1/√3। ये देखिए सेकंड वाले का निकाला है। बात पकड़ पाए ना? यही यहां पे क्या किया है? -a/√a² और a² ये किया है। इसी को कैलकुलेट करोगे तो -1/√3 आएगा, और दूसरे में a/ करोगे तो 1/√3 आएगा। बात पकड़ ली होगी लगता है। ठीक है, अब ये अगर हम लोगों ने समझ, इसको मैं हटा देता हूं, जगह थोड़ी बन जाएगी। ये ऐसे। अब मैं कलर भी बदलता हूं, रेड ले लेता हूं। अब तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। अब एएफ के बाद हमारे पास कौन सा आ गया साहब? बीजी। तो बीजी के डीआरस लिख लेते हैं। अब तो बात समझी पा रहे हो। तो बी कहां है बेटा? बी ये है, और जी कहां है? ये है जी। तो बाद वाले में से पहले वाला घटाते हैं, तो ए में से 0 घटाया ए बचा, फिर 0 में से ए घटाया -a बचा, और फिर आपने घटाया a में से 0 तो a बचा। दिख रहा है? इसी तरह इसके डीसीज निकाल लो बच्चों। तो डीसीज इसी स्टाइल से निकाला तो ये बचा 1/√3 -1/√3 और तीसरे का 1/√3 निकला है। अब चौथे का निकालना है, फिर कलर ब्लैक कर लेता हूं जिसे अलग से बता पाऊं बिल्कुल। चौथा नंबर, ठीक, चौथे में आ जाओ डीसी पर। तो डीसी का मतलब क्या रहा? डीसी और डीआर निकालने की हम लोग बात कर रहे हैं। तो डीसी का मतलब सी में से कहां है? डी ये पॉइंट और सी ये पॉइंट। तो 0 में से ए घटाओगे तो -a। मैं इधर लिख देता हूं नीचे। तो ये रहा -a। क्या लिख रहे हैं हम लोग? डीसी। तो डीसी में से सी में से ए घटाओ तो 0 में से ए गया -a, फिर 0 में से ए गया फिर -a, और तीसरा पकड़ो ए में से 0 गया तो +a। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और बुक में शायद CD लिखा हुआ है। तो जब आप CD लिखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस प्लस और माइनस। बात समझिएगा, डायगोनल्स हैं तो डायगोनल्स को चाहे आप डीसी लिखिए चाहे CD लिखिए, कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। तो मैं बुक की ही भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायगोनल CD या DC, क्योंकि इससे आपकी चीजें कैसे होंगी? एकदम रिदमिक हो जाएंगी। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर दीजिए, बिल्कुल सवाल मक्खन की तरह आने वाला है, कोई प्रॉब्लम कहीं से है ही नहीं। ठीक, अब इसको मैं अगर डीआरस, अब ये CD की चर्चा करूं तो CD का मतलब हो गया D में से C घटाओ। तो अगर मैं यहां DC कर दूं, देखिए मैं काट रहा हूं ऐसे और क्या कर रहा हूं? CD लिख रहा हूं। उम्मीद है बात पकड़ पा रहे होंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस, ये प्लस और ये माइनस आ जाएगी। 0 क्या लिखा मैंने? CD। तो A में से 0, A में से 0 और 0 में से A घटाया तो -a। अब यहां पर जो DCs मिलेंगे वो मिलेंगे 1/√3, 1/√3 और -1/√3।
ये सारे डीसीज हमने निकाल लिए सबके। ये मैंने इसलिए CD लिख दिया था क्योंकि देखिए ये माइनस, पहले में सब प्लस थे, फिर माइनस आया, फिर बीच में माइनस आया, फिर किनारे माइनस आया, तो करने में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत आसान हो जाएगी। तो CD लें या DC लें, डायगोनल कोई फर्क पड़ता नहीं, ये बात समझ गए होंगे। अगर आप चाहें कि नहीं सर मुझे DC ही लेना है तो लेके सवाल करें तो भी आंसर आ जाएगा, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। यहां तक हम लोग पहुंचे इसको समझते समझते। अब देखिए जो लाइन थी, जो सवाल में लाइन है, वो इससे OE से एंगल बनाती है अल्फा। अब चलो उस लाइन पर। अब देखिए जो लाइन है, यहां पहुंचते हैं, ये OE है। मैं कलर लेता हूं रेड। लाइन मेक्स एंगल अल्फा विद द डायगोनल OE। ये लेट कर लिया, किसी से तो बना ही रही थी। अब देखिए यहां पर आप ये सपोज करिए OE डायगोनल है और ये L लाइन होगी जो इन्होंने बताई है, वो एंगल बनाती है अल्फा। ठीक है साहब। अब OE के जो क्या बोलेंगे डीसीज, OE के डीसीज हैं 1/√3, 1/√3 और 1/√3 समझा रहा हूं आपको। और ये लाइन को मैं कैपिटल L से लिख देता हूं, ये कैपिटल L। और लाइन के डीसीज ऑफ लाइन लेट कर लीजिए LMN, कुछ तो होंगे, मान लो LMN है डीसीज, तो इसके हो गए LMN। बात पकड़ में आई, दोनों के डीसीज हो गए। अब आप जानते ही हैं कि दो के बीच में, दो लाइनों के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो आप लिख सकते हैं cos अल्फा A1 A2, ये याद होगा आपको, L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3 अपॉन, इसका लिखते हैं अंडर रूट A², फॉर्मूला है ना, प्लस B² प्लस C²। मुझे लगता है फॉर्मूला भी याद दिला देना चाहिए, बिल्कुल कंफर्ट लेवल आ जाए आपका। और ये L² M² N²। ये देखिए इस तरह भी लिख लिया है ना, वरना तो सीधे भी लिखा जा सकता है। यही जो टर्म लिखा इसी से, अगर ये डीसीज लिखे होते तो दोनों वैल्यू तो 1 आती ही नीचे की। सिंपल सी बात है, याद कीजिए, दो लाइनें अगर हैं L1 L2 और इसका डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 है और इसका A2 B2 C2 है, तो कॉस, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा क्या लिखते थे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट, ऐसे बनता था ना, पढ़ा है सब आपने। और इसी तरह अंडर रूट करके A2 वाले का लिख दीजिए, ये इसी को इस्तेमाल कर लिया है। अब यहां पर देखिए, क्योंकि हम लोग डिटेल्ड में समझ रहे हैं, अब यहां पर पहुंचे तो ये बचा cos अल्फा, ये वैल्यू हो गई देखिए 1/3 1/3 1/3 जोड़ेंगे तो 3/3 1 हो जाएगी। ये भी L² M² N² डीसीज का स्क्वायर करके जब आप जोड़ते हैं तो वैल्यू 1 ही आती है। तो नीचे हो गया 1 और ऊपर बचा 1/√3 L प्लस M प्लस N। ये देखिए आपकी ये वैल्यू आ गई, आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से हम जब दूसरे के साथ निकालेंगे cos बीटा के साथ, तो क्योंकि cos बीटा में कहानी क्या थी, ये थी, ये कैपिटल L लिखो इसको, इसके ये जो भी ये O पॉइंट नहीं था, कोई दूसरा पॉइंट हो जाएगा दूसरे डायगोनल से। उस समय इसके जो डीसीज थे, एक के आए थे -1/√3, अगले वाले के 1/√3 और 1/√3, और इसका तो LMN है ही। जब इसको इस तरह से cos बीटा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले वाले में माइनस, बाकी दोनों प्लस। तो इसकी वैल्यू 1/√3 अगर मैं ले लूं तो पहला वाला माइनस और बाकी दोनों प्लस। देखिए इस तरीके से, ये देख पाए आप कि इसमें इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह तीसरे वाले की बात करें जिसमें बीटा के बाद गामा था, तो वहां आ जाएगा 1/√3 L माइनस M प्लस N, क्योंकि वहां पर आपको याद होगा, इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं ऊपर, और वहां पर आपको याद होगा, ब्लैक कलर ले लेते हैं, अलग हो जाए थोड़ा, ये कहानी थी, था LMN लाइन का, और ये जो दूसरा डायगोनल था उसके डायरेक्शन कोसाइंस थे 1/√3 -1/√3 और 1/√3।
तो इसका A1 A2 वगैरह करेंगे तो माइनस m के साथ आ जाएगा। तीसरी एक लास्ट इसका डेल्टा की बात कर लेते हैं, कॉस डेल्टा, तो वो वैल्यू आ जाएगी 1/√3 L प्लस m माइनस n। ये देखिए ये रिलेशनशिप हमारी निकल के आई। देखिए कितना सुंदर सवाल है। अब देखिए यहां पर कितना आसान है। अब इन्होंने कहा है कि ये जो हमने कॉस अल्फा बीटा निकाला है उनको देखिए स्क्वायर करके सम कर दिया है। ये ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा, वैल्यू 4/3 है। तो हम इस सबको चारों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। यहां पहुंच गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ये रहा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा और कॉस स्क्वायर डेल्टा, इसको ऐड कर मारा तो 1/√3 तो बाहर था, जब स्क्वायर करोगे तो 1/3 बचेगा। समझ पा रहे हो ना, इसका स्क्वायर करके ऐड किया है तो 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1/3, 1/3 ले लिया बाहर और वैल्यूज क्या हो गई, L प्लस m प्लस n का स्क्वायर प्लस माइनस L प्लस m प्लस n का स्क्वायर प्लस L माइनस m प्लस n का स्क्वायर प्लस L प्लस m माइनस n का होल स्क्वायर। ये देखिए वैल्यू आपके सामने है। अब इसको फर्दर जोड़ने का प्रयास करेंगे। भाई स्क्वायर खोलो और जोड़ मारो। आप देख पाए होंगे ना 1/√3 1/3 थे, उसको बाहर कर लिया। बस अब यहां से ये अलजेब्रा है। तो अब ये LHS मिल गई थी तो उसको सेंटर ले लेता हूं और देखिए कितने आराम से आ जाएगा। इसको लिख लीजिए 1/3। अब यहां पर क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। अगर मैं इसको जोड़ने का प्रयास करूं तो ये देखिए L स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN फिर प्लस 2LN, ऐसे ऐसे आएगा। ये कितने टर्म मिल रहे हैं, 6, तो 24 टर्म मिलेंगे ऐसे। अब इसको ओपन करोगे आप, बाजू में लिख देता हूं, देखिए पूरा समझ ही रहे हैं। यहां आएगा L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, फिर पेयरिंग बनाओगे तो माइनस 2LM, फिर बनाओगे माइनस 2LN और प्लस 2MN। ये दूसरे की कहानी सेट हो गई। तीसरे पे आ जाओ बेटा, इसको ओपन करोगे तो आ जाएगा L स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस, अब L m का पेयर होगा तो पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों निगेटिव होंगे, Mn और LM। ये तीसरा हो गया। अब चौथे के लिए कोई और कलर ले लेते हैं। तो ये रहा चौथा। तो चौथा मैं यहां लिख देता हूं प्लस, इसके लिए L स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर और प्लस 2LM पॉजिटिव, बाकी दोनों निगेटिव, माइनस 2MN और माइनस 2LN। ये देखिए सारा ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, रेड कलर वापस। अब जो जो वैल्यू कट रही है उसको काटना शुरू करते हैं। देखिए LM था, LM कट जाएंगे, ये LM और ये LM कट गया। 2MN ये भी जाएगा काम से, 2MN ये यहां से कट गया। आगे आ जाओ, माइनस LN ये पॉजिटिव वाला ये कटा, 2MN ये कटा। इसी तरीके से और देखिए 2LM ये कट गया और एक बचा है 2LN, ये भी देखिए कट गया। सारी वैल्यूज कट गई। ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। L स्क्वायर कितनी बार है, 1 2 3 4, 4L स्क्वायर 4M स्क्वायर 4N स्क्वायर, 4 ले लिया कॉमन तो 4/3 L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर। अभी L स्क्वायर M स्क्वायर एलिमेंट क्या थे, डीसीज थे ना। तो डीसीज का ये क्या थे, डीसीज का स्क्वायर करके सम करिए तो वैल्यू 1 आ जाती है। तो ये हो गया 4/3 इंटू 1 और ये देखिए आपने प्रूफ कर दिया। एक बहुत ही अच्छा सवाल जिसको मैंने हर स्टेप, एक एक स्टेप आपको समझाया। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट और नॉलेज तो बढ़ ही रही है। तो ये देखिए 4/3 आ गया जो हमारा कॉस स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूं, अगर ये देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा और ये 4/3 आ गया। और यही सवाल था हमारा।
देखिए कितने आराम से हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे इसको हॉट्स बोलते हैं और कुछ गलत नहीं है, समझने को काफी कुछ है, इसलिए हॉट्स बोला जा सकता है। इस तरीके से सवाल करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सवाल ही 10 के बराबर है, आपको सिखा देता है इतना। तो मेरे ख्याल से पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर बेटा। तो बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 27। देखिए ये भी बहुत आसान सवाल है, और देखिए क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एक प्लेन की इक्वेशन अपने को पता करनी है, दैट कंटेन्स द पॉइंट, ये पॉइंट उसके अंदर होना चाहिए, एंड इज परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द प्लेन। परपेंडिकुलर हो इस प्लेन और इस प्लेन से, इसका नाम π1 π2 कहना चाहो तो कह दो, इन दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपको मालूम है कि कोई भी प्लेन की इक्वेशन जो पॉइंट x1 y1 z1 को कंटेन करे और जिसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हो, उसका फॉर्मूला या उसको लिखने का तरीका क्या है, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये जो प्लेन होता है ये x1 y1 z1 पॉइंट से जा रहा होता है, उसको कंटेन करता है, और साथ में इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो ए बी सी होते हैं, जो मैंने लिखा है। बहुत अच्छी बात। अब इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये इसके अंदर है, तो x1 y1 z1 क्या है, 1 माइनस 1 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए एक्स 1 है तो -1 प्लस बी वाई, और y1 -1 था तो ये +1 हो जाएगा, c z और z1 2 है। ये देखिए ये एक प्लेन की इक्वेशन हो गई। ये क्या है, प्लेन की इक्वेशन जो कि पास होती है 1 - 1 2 से, और इसके drs हैं a b c। बड़ी अच्छी बात है। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे फर्दर ए बी सी कॉन्टेक्स्ट निकालता हूं कि क्या इसमें आने वाला है। मतलब ए का मल्टीप्लिकेशन एक्स से वाई से जेड से कर दूंगा, फिर देखूंगा क्या बात बन रही है। तो ये वैल्यू हो गई साहब ए एक्स माइनस ए बी वाई प्लस बी और सी जेड माइनस 2c इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन है। आगे चलते हैं, मैं लिख लेता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और बाकी सबको एक तरफ ले आते हैं। तो ये a रहा माइनस बी रहा प्लस 2c रहा। ये प्लेन की इक्वेशन है जो चाहिए। अब ये जो प्लेन है वो इस प्लेन से और इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। अब मैं इन दोनों प्लेन्स को भी यूज करना होगा। जब भी दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो यहां पर इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी, ये प्लेन के नहीं है, तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये जो ए बी सी होता है, डायरेक्शन रेशियो किसका होता है बेटा, नॉर्मल का, नॉर्मल टू द प्लेन का, एबीसी का। तो ये प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकेंगे a इंटू 2, इसके ARs लिख लो, मैं यहां लिख लेता हूं एक बार, 2x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 5 एक प्लेन है, और दूसरा है x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू एक दूसरा प्लेन है। बस कुछ नहीं करना, क्योंकि ऊपर वाला प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो 2 इंटू a 2a a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मस्ट बी 0। इसी तरह यहां पे कर लो, तो ये 1 है कोफिशिएंट, तो a इंटू 1 b इंटू 2 और 2 इंटू 2c इंटू, कहां पहुंच गए, ये कहां कर रहे हैं, इससे लेना था। तो यहां से लीजिए a इंटू 1 a, फिर b इंटू 2 2b और c इंटू -3 यानी -3 मस्ट बी 0। आप जानते ही हैं जब कोई प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे तो वहां पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू 0 आनी चाहिए अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो। बात समझ गए आप। ये दो इक्वेशंस हमारे सामने हैं, यहां से हम ए बी को सॉल्व कर लेते हैं सी के टर्म्स में और वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर हम लोग। देखिए तो यहां पर ये देखिए
अभी सेम नहीं है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया 2a प्लस 4b माइनस 6c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दीजिए, कलर चेंज कर देता हूं और घटा मारूंगा 2a, वही इक्वेशन सॉल्विंग जो आप काफी साल पहले से कर रहे हैं, माइनस कर दीजिए, तो ये दोनों कट गए और यहां वैल्यू आ गई माइनस b और यहां वैल्यू आ गई प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हो गई 4c के बराबर, b इज इक्वल टू 4c। एक ये हमारी रिलेशनशिप मिली, कलर बदल लेता हूं और इसी की वैल्यू b इज इक्वल टू 4c इसी में ऊपर में डाल देते हैं, तो आपको मिल जाएगा सीधे a और c के बीच में रिलेशन। तो ये लिखता हूं मैं a 2b, तो 2 लिखा और b की जगह 4c पुट किया, इसमें डाल रहा हूं माइनस 3c इज इक्वल टू 0। तो a बराबर आप जान रहे हैं ये वैल्यू हो जाएगी 6c और 6c में 3c चला गया, नहीं 8c में 3c चला गया तो 5c, उधर ले जाओगे तो माइनस 5c। ये देखिए a का c से रिलेशन और b का c से रिलेशन मिल गया, इन दोनों की वैल्यू जो इक्वेशन थी हमारे पास 1, इसमें पुट कर देंगे। ये देखिए यहां पर ध्यान से देख लीजिए, ये इक्वेशन हमारी किसकी थी, प्लेन की इक्वेशन थी जो हमको चाहिए थी, तो a और b की वैल्यू इसमें हमें पुट कर देनी है। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं और यहीं स्क्रीन पे ही इसको पुट कर दूंगा यहां, ठीक है साहब। तो a की जगह मैंने लिखा माइनस 5c x प्लस b की जगह हमने लिखा 4c y और c की जगह तो c था ही, फिर a की जगह मैंने लिखा माइनस 5c और b की जगह माइनस b है तो b की जगह है 4c यानी माइनस 4c और प्लस 2c। ये वैल्यू पुट कर दी और देखिए c सारा जाएगा यहां कट। अब यहां पर देखिए तो ये रहा माइनस 5cx प्लस 4cy प्लस cz और यहां वैल्यू आ गई कितनी, माइनस 9 में 2 चला जाएगा तो माइनस 7c आ जाएगा। अब c से इसको मार दीजिए, माइनस c से डिवाइड मार दीजिए, तो माइनस c से डिवाइड मारेंगे तो 5x बचा, माइनस 4y बचा और माइनस z बचा और यहां प्लस का 7 आ गया। ये इक्वेशन आ गई 5x माइनस 4y माइनस z इज इक्वल टू 7। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। देखिए इस तरीके से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार वीडियो रोक कर आप दोबारा ध्यान से इसको देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, जिससे जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो जाए आपका। तो ये इक्वेशन आपको दिख रही है बेटा, और जिस तरह मैंने बताया पूरी हर स्टेप को सॉल्व करके दिखाया, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 28, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, और देखिए कैसे मैं दोनों मेथड बताऊंगा जिससे आपको लर्निंग अच्छी हो जाए। आइए देखते हैं। तो ये बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स ए बी सी। ये जो 3 पॉइंट्स हैं उनसे मिलकर एक प्लेन बना हुआ है। आपको मैं फोटो बनाता हूं थोड़ा तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और इससे बना हुआ एक सपोज करिए ऐसे प्लेन है, फंडा समझो। ये रहा ए, यहां कोई मान लेते हैं पॉइंट बी और यहां कोई मान लेते हैं पॉइंट सी, जो इसको नाम दे दो ए, जब लिखा है एबीसी, ठीक है। एबीसी ये 3 पॉइंट्स हैं जिससे ये प्लेन बना है, और प्लेन का नाम कहना हो तो पाई1 कह दो, ये प्लेन ही है, आप इतने समझदार तो है ही। अब एक दूसरा पॉइंट है P, जो कि इससे कहीं किसी डिस्टेंस P यहां पर है, और इससे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, ये मैंने ड्रॉप किया इस प्लेन पे। सपोज करिए 90 डिग्री बता रहा है और जिस पॉइंट पर ये पड़ा है सपोज करिए D पॉइंट है, तो हमें क्या फाइंड करना है, PD। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द PD, और P हमको नोन है 6, 5, 9, और ये तीनों पॉइंट भी नोन है जो मैं लिख नहीं रहा हूं, अभी लिख दूंगा। बहुत अच्छी बात। अब इस सवाल करने का जो एक ट्रेडिशनल तरीका हो सकता था वो ये हो सकता था कि साहब 3 पॉइंट से ये प्लेन पास हो रहा है, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालें। वो इक्वेशन कैसे निकालते थे आप वो भी याद दिला दे, फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन होती थी
तीन वेक्टर फॉर्म की तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से जाने वाला प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अगर मैं प्लेन की इक्वेशन मालूम है और प्लेन की इक्वेशन जब आप निकालोगे और उसको रिप्रेजेंट कर दोगे r डॉट n इज इक्वल टू डी में, और जो पॉइंट है इस a वाले को ABC ले रहे हैं, इस पॉइंट को मैं फिर से a लिख रहा हूं, आप भ्रमित ना होइएगा, ये a और जो लिख रहा हूं a, ये a हो जाएगा। तो ये जो a है, अगर कोई पॉइंट a है जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट a अलग वाला था, तो आप यहां फॉर्मूला लिखते थे a डॉट n माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, दिस इज द डिस्टेंस। इस तरह भी सवाल कर, ध्यान रखिएगा ये a और ये a अलग है, ये a याला a के लिए है और ये जो a यूज किया है इसको मैं a1 कर देता हूं। अब क्लियर हो गया मामला ना, इस कंडीशन में इसको मैं a1 लिख देता हूं, बहुत अच्छी बात। तो इस तरीके से भी सवाल को किया जा सकता था। बात पकड़ पा रहे हो ना? जो फॉर्मूले पढ़े थे कि भाई तीन पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन निकालो, इससे निकाल लेंगे, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद हमें a पता है, a1 पता है, मतलब उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दीजिए, फटाफट आंसर निकल आएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबाई लिए हुए, इससे छोटा तरीका भी एक है, देखिए वो कैसे है। और आपको जब फंडा क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो वो सब बातें बड़ी आसान लगती हैं और क्लियर है आपको फंडा। सीरियल वाइज लेक्चर देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, बिल्कुल देखिए समझिए। मैं इसको ब्लैक कर लेता हूं पहले, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ए बी वेक्टर और मगर मैं ए सी वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर और AC वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूं साहब, तो वो कौन सा वेक्टर होगा? परपेंडिकुलर वेक्टर जो AB और AC से है, यानी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा बेटा, भाई इसी डायरेक्शन में होगा, PD के कहीं और से जा रहा होगा। तो मैं अब इस AP वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लूंगा इन दिस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन क्या है? नॉर्मल टू द प्लेन। बात पकड़ना, मतलब पीडी वाला ही डायरेक्शन है ये, नॉर्मल टू ये डायरेक्शन। ये वेक्टर कहां जा रहा है? इसका डायरेक्शन क्या है? नॉर्मल टू दी प्लेन। नॉर्मल टू दी प्लेन मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ पीडी कह दो, डायरेक्शन ऑफ पीडी। वेक्टर लिखना हो वेक्टर लिख दो, सीधा हो या उल्टा हो उसका जिक्र अलग बात है, लेकिन डायरेक्शन वही पकड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एपी वेक्टर का अगर मैं प्रोजेक्शन ले लूं पीडी पर, पीडी का मतलब है एपी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लूं इस वाले वेक्टर पर जो कि पीडी की डायरेक्शन है, तो हमें ये पीडी मिल जाएगा। बात खत्म भाई, वही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो अब वो आसान हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं कि मैं क्या चाहता हूं, हम क्या करना चाहते हैं। हम ये करना चाहते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या मैं बात करूं जो पीडी है, इसकी वैल्यू क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ एपी वेक्टर ऑन AB क्रॉस AC। अगर मैं ये निकाल लूं तो मेरा खेल, मैं इस क्वेश्चन का खेल को खत्म कर दूंगा। ठीक है साहब, अब AB क्रॉस AC निकाल लेते हैं फटाफट, क्योंकि वो तो हमको निकालनी, प्रोजेक्शन निकालने की बात उसके बाद करेंगे। तो साहब AB वेक्टर के लिए इस वेक्टर दिखना ही बंद हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाऊंगा और AP वेक्टर कहीं थोड़ा छोटा कर लेता हूं जिससे जगह बन जाए। और आ जाओ भाई, ये अब मैं लिखता हूं AB वेक्टर, AB तो ब्लैक कलर ले लो, अलग से दिखेगा। तो AB वेक्टर मैंने लिखा, B में से 1 घटाओ, तो B में से 1 घटाए, 5 में से 3 गया 2, फिर 2 में से -1 गया 3, और 4 में से 2 गया 2। ये रहा आपका AB वेक्टर। फिर AC वेक्टर लिख लेता हूं, C में से 1 घटाओ, तो -1 में से -3 गया -4, फिर -1 में -1 गया, ये तो 0 आ गया, छोड़ देता हूं 0 को। फिर 6 में से 2 गया 4, या 0 J लिख दो, और प्लस क्या था, 6 में से 2 गया 4 की। ये देखिए, अब इसका क्रॉस निकालना है तो अब इसको ऊपर कर लो भाई, और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। फिर कलर ले लेते हैं रेड, और अब यहां निकाल रहे हैं AB क्रॉस AC। वो निकालना आप जानते ही हैं, डिटर्मिनेंट बनाया,
आई जे के, है ना, 2 3 -2, इसका लिखो -4 0 4। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। आई लिखा, रो और कॉलम छुट्टी, 4 3 जा 12, बाकी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहां पे देखना ये जो वैल्यू लिखी हुई है -2, ये रॉन्गली मेंशन्ड है। यहां पर देखिए 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2 आएगा, तो मुझे यहां पे कर देना चाहिए प्लस का 2। ए बी है ना, तो बी में से ए घटा तो 4 में से 2 गया +2। अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं और यहां पर वैल्यू को लिख देता हूं +2। ठीक है, अब करते हैं। तो आई तो हम लोग कर ही चुके थे, 4 2 जा 8, रो कॉलम 4 3 जा 12 -0, जे में आ गए, रो कॉलम गया, 4 2 जा 8, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर रही बात के कैप की, तो के कैप रो कॉलम गया, 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 12। मैं बाकी नहीं लिख रहा हूं, इतना तो आप कर ही लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा साफ लिख दूं, और ये वैल्यू हो गई 12 आई कैप -16 जे कैप +12 के कैप। ये सब बात आ गई हमारी। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं इसके सामने। ये एक वेक्टर हो गया है, और इस वेक्टर की कहानी है ए बी क्रॉस ए सी और 12 आई -16 जे कैप +12 के कैप। ये पूरा एक वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम भी दे देते हैं, मान लीजिए इसको मैं कह देता हूं एम वेक्टर। ऐसे समझाने, कोई वेक्टर है बोल दिया, समझाना है इसलिए अभी आगे। अब आप जानते हैं कि अब मुझे जो प्रोजेक्शन ऑफ एपी था, तो पहले एपी वेक्टर लिख लूं जैसे समझाते बने। तो ये रहा एपी वेक्टर, पी में से ए घटाओ, तो पी में से ए घटाया, आ जाओ भाई, ये पी में से ए घटाओ, तो यहां कहीं मेंशन करते हैं जिससे दिख पावे। तो ये पी ए वेक्टर मैं मेंशन कर रहा हूं इधर कहीं, पी ए वेक्टर। अब 6 में से 3 घटा, 3 आया, फिर 5 में से -1 घटा, 6 आया, और 9 में से 2 घटा, 7 आया। ठीक, तो 3i कैप, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 1 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 3i 6j 7k। इसको मैं यहां मेंशन कर लूंगा, मेरे ख्याल से अभी भी दिख रहा है, और यहां तक जाता हूं। अब ये एपी वेक्टर, वो जो मैंने एपी लिखा था वो पीए लिख दिया, उल्टा लिखना होगा फिर उसका। एपी की जगह -3i लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे। -6j कर देता हूं, डिस्टेंस तो -7k कर देता हूं। सब ये वो पीए था, ये एपी लिख दिया, बात हो गई बराबर। अब आपको ये भी पता है, पूरा फंडा समझते चलिए, कि किसी भी वेक्टर का अगर हम वेक्टर ए का प्रोजेक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते थे, ए डॉट बी बच्चों अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ये हमारा प्रोजेक्शन रहता था, आपको याद दिला रहा हूं। तो हमें एपी का प्रोजेक्शन चाहिए इसके ऊपर, तो डिस्टेंस रिक्वायर्ड जो कि हमारी पीडी है, प्रोजेक्शन ऑफ एपी वेक्टर ऑन, इस वेक्टर को m बोल दिया है, तो मैं m वेक्टर लिख देता हूं। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर लिखोगे एपी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट m वेक्टर और मॉड इसका मैग्नीट्यूड m वेक्टर का। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, m वेक्टर ये है, इसका और इसका डॉट, तो 12 तिहाई 36 -36, फिर 16 इंटू 6, ये माइनस रहा, और 16 इंटू 6 प्लस का आ जाएगा, तो 6 60 36 96, और 12 इंटू 7 माइनस का आ गया 70 84, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 12 का स्क्वायर 144, फिर 144 प्लस 144, और साथ में 16 का स्क्वायर
256। तो बच्चों इसके बाद देखिए मैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेता हूं और ये सवाल हो गया है। यहां पर कैलकुलेट कीजिए तो 96 में 84 घटा दीजिए तो बचेगा -12 और ये -24 आ जाएगा। देखिए 96 में 84 गया तो प्लस का 12 प्लस 12 इसमें घटाओगे तो -24 अपॉन रूट, इसको एडअप करोगे तो आ जाएगा 544। अब देखिए इसको थोड़ा सा बस सॉल्व कर लेते हैं। जो आंसर था PD, ऊपर वैल्यू 24 है, रूट 544 को आप लिख सकते हैं 4√34। ये 16 का मल्टीपल है अंदर, 16 इंटू 34 तो 4√34। अब यहां से वैल्यू काट दीजिए 6 तो 6 अपॉन √34 और चाहें तो √34 और √34 से रैशनलाइज कर लीजिए। 6√34 अपॉन 34 2 से कट जाएगा, 3 अपॉन 17√34 और ये आपका आंसर आ गया 3√34 अपॉन 17। इस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं बेटा। और अगर आप चाहें तो जो बात पहले की थी कि फॉर्मूला लगा के भी सवाल कर सकते हैं, ये तो वर्किंग थी, आपको समझा रहा हूं तो वक्त लगा। अदरवाइज आप प्रोजेक्शन जब निकालते तो ये सब आप तो खटाखट करते चले जाते, आपको थोड़ी किसी को समझाना था। ये तो फॉर्मूला बताना समझाने की प्रक्रिया है। क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और प्रोजेक्शन निकाला, बात खत्म हो गई। तो इस तरह से सवाल आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया भी था कि अगर आप चाहें तो इस सवाल को आप इस फॉर्मूले के बेसिस भी कर सकते, कोई मनाही नहीं, लेकिन ये आपको थोड़ा आसान पड़ेगा और फंडा क्लियर है तो लगा भी पाएंगे। तो उम्मीद है सवाल अच्छे से समझ पाए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 या एग्जांपल नंबर 29। देखिए कितना आसान है, लिखा शो दैट द लाइंस, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूं तो और आपको बड़ा दिख, अरे ये ऐसे हो रहा है तो मैं बड़ा कर लेता हूं इसको, ये शायद आपको थोड़ा सा बड़ा दिखने लगे। और अब बात करते हैं शो दैट द लाइंस, ये दो लाइनें हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ये कोप्लेनर है, ये शो करना है। आपको मालूम है कि जब भी दो प्लेन्स को कोप्लेनर शो करना होता है कार्टेशियन फॉर्मेट में तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, x2 माइनस x1 y2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, z2 माइनस z1। ये z1 z2 कौन से पॉइंट है, वो पॉइंट है जिनसे ये प्लेन पास होता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 और a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियोज है पहली वाली के, a2 b2 c2 है डायरेक्शन रेशियोज दूसरी वालों के। अगर ये वैल्यू 0 आ जाए तो हम बोलते हैं दोनों लाइंस, स्ट्रेट लाइंस कोप्लेनर हैं। तो ये क्या हो जाती है, दोनों लाइन से कोप्लेनर हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। अब यहां से हम x1 x2 a1 a2 निकालने का प्रयास करेंगे। तो साहब शुरू करते हैं। पहली वाली इसको कंपेयर किससे करोगे, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c से। इसको कंपेयर इससे करेंगे और x माइनस x2 अपॉन इसको a1 b1 c1 लिख लो। इसी फॉर्मेट में इससे कंपेयर कर देंगे दूसरे वाले में। तो चलिए वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहां पर देखिए जब कंपेयर किया तो x माइनस दिस वन लिखा है, यानी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, माइनस कॉमन ले लोगे यहां तो a माइनस डी बचेगा। तो x1 क्या रहा, a माइनस डी। देखिए ध्यान से देखिएगा, माइनस कॉमन लोगे ना पूरी चीज, तो माइनस लोगे तो a माइनस डी बचेगा, तो a माइनस डी आ गया। और इसी तरीके से यहां y1 की चर्चा कर लेते हैं। तो ये y1 क्या हो गया, a, और z1 क्या हो गया बेटा, माइनस a कॉमन लोगे तो a प्लस डी, a प्लस डी। ये आपको दिख गया a माइनस डी ऊपर वाले का, माइनस कॉमन लेने पे बाकी वैल्यू आपके सामने है। बात करते हैं हम लोग a1 की। तो a1 की वैल्यू हो गई अल्फा माइनस डेल्टा, और रही बात b1 की तो आ गई वैल्यू अल्फा, और तीसरी है c1 तो उसकी वैल्यू है अल्फा प्लस डेल्टा। ये पहले वाले के वैल्यूज आ गई। दूसरी वाली की वैल्यूज लिख लेते हैं यहां पर। x2 तो यहां पहुंच जाओ, x2 में माइनस कॉमन लोगोगे तो b माइनस सी लिखोगे। फिर y2 की बात करते हैं, b आ गया। z2 की बात करते हैं तो यहां पर माइनस कॉमन लोगे तो b प्लस सी मिलेगा। इसी तरीके से आप a2 की बात कर लो बेटा,
तो A2 का मतलब हो गया यहां पर बीटा माइनस गामा। फिर रही B2 की चर्चा, तो B2 रहा बीटा, और ये रहा साफ C2, आराम से देखते जाओ, बीटा प्लस गामा। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंपेयर करके निकालनी, कोई आवश्यकता नहीं, टेंशन नहीं, ये सारी वैल्यूज इसमें फिट कर देंगे। तो साहब यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं यहां तक, और मैं इसमें ब्लैक कलर यूज करता हूं, अलग से दिख जाएगा यहां। तो ये रहा x2 माइनस x1, इस x2 में x1 घटाइए तो b माइनस c, और ये घटाओगे तो लिखोगे माइनस a प्लस d। फिर y2 माइनस y1, b में से y1 घटाया तो b माइनस a, फिर z2 माइनस z1, b प्लस c से ये घटाओ तो b प्लस c माइनस a माइनस d। ये हो गई कहानी। आगे a1, तो a1 था अल्फा माइनस डेल्टा बीटा, b1 अल्फा, c1 अल्फा प्लस डेल्टा, फिर a2 बीटा माइनस गामा, फिर b2 बीटा, और c2 बीटा प्लस गामा। अब इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये कोप्लेनर है, और ना हो तो कोप्लेनर नहीं है भाई। देखते हैं इसमें, ये एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनी हुई है। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 1 में c1 प्लस c3 कर देंगे बेटा, इसको कलर चेंज कर लेता हूं। तो c1 प्लस c3 जब करोगे तो इसमें ये जोड़ दो, तो आपने जब सम किया इसमें ये, तो b b मिलके हो गया 2b, ये c c कट गया माइनस 2a, और डी डी कट गया, ये वैल्यू आ गई। यहां पे इसको जोड़ दिया तो आ गया 2 अल्फा, और डेल्टा गया कट, यहां जो जोड़ा तो आ गया 2 बीटा, और गामा गया कट। बाकी में तो कोई असर था ही नहीं, b माइनस ए अल्फा बीटा, और ये b प्लस सी माइनस ए माइनस डी, और अल्फा प्लस डेल्टा एंड बीटा प्लस गामा। ठीक, अब देखिए साहब, इसको ऊपर लेके चलते हैं। यहां से रो से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बता b माइनस ए अल्फा बीटा, b माइनस ए अल्फा बीटा, और b प्लस सी माइनस ए माइनस डी, अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। अब आपको मालूम है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहां C1 C2 देखिए वो एकदम आइडेंटिकल है, C1 C2 देख पा रहे होंगे आप, ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं, देखिए सेम। अब अगर सेम है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और 0 हो गई तो हमने प्रूफ कर दिया कि कोप्लेनर हैं। हेंस गिवन लाइंस आर कोप्लेनर, बात खत्म हो जाती है। बस ये आपने हेंस प्रूव्ड, बात खत्म। इस तरह से सवाल कर सकते हैं बहुत ही आराम से, थोड़ा सा ध्यान देते हुए सवाल खत्म। चलते हैं अगले एग्जाम्पल में, जो कि इसका आखिरी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 30। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और एग्जाम में आने वाला एग्जाम्पल है। तो साहब इस क्वेश्चन को लेते हैं। लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं, क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन। बड़ी अच्छी बात। अब इसका मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाता हूं, देखिए कितना आसान लगेगा ये, क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो 2D की या 3D की, थोड़ा डायग्राम अगर आप समझ जाएं तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, मतलब आपको आना ही चाहिए डायग्राम। तो ये देखिए मैंने एक फिगर बनाई, ये O X Y और ये Z, कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ये नीचे वाला प्लेन समझो क्या मतलब, वही प्लेन। ये देखिए बॉटम हो गया एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन बॉटम वाला समझ लीजिए। कोई लाइन है, काले कलर से ले लेते हैं लाइन को, कोई लाइन है ऐसे जा रही है, यहां घुसी और कुछ मैं ऐसे निकाल देता हूं पीछे। ठीक, ये लाइन जो L है, कलर बदल लो अब, ये लाइन जो L है जिस पॉइंट पर इसको क्रॉस कर रही है ये P निकालने का है। और इस लाइन में बताया है कि जो लाइन थी वो पॉइंट था A, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 3 4 1, और दूसरा कोई पॉइंट होगा B
जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 1, 6 से ये लाइन पास होती है। हमको P चाहिए, ये इसका डायग्राम है। देखिए कितने समझ में आ गया कहानी क्या है। अब दो लाइन से पास होने, दो पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही है तो वो हमें आता है उसको लिखना, फटाफट हम लिख लेंगे। देखिए क्या फॉर्मूला था, आपको याद दिलाऊं तो R था, A था प्लस लेमडा B माइनस A, ए लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स, ये फॉर्मूला हुआ करता था। तो लिख लीजिए इस लाइन की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस डायग्राम के हिसाब से L लाइन, तो R लिखा और A कोई पॉइंट 3, 4, 5 ले लो, 3i प्लस 4j और प्लस 1k यानी k, ये ले लिया A, प्लस लिखा लेमडा और B माइनस A। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं, यहां जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ और यहां लिख देता हूं लेमडा B माइनस A। तो वेक्टर B क्या बना, 5i प्लस j प्लस 6k माइनस ऊपर वाला वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस k और एक ब्रैकेट यहां लगा दो। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। तो इस लाइन को थोड़ा सा तोड़ फोड़ के आसान सी बातों में लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस k, साहब ये तो इधर की चर्चा रही, प्लस लेमडा घटाओ, 5 में से 3 गया 2i, j में से माइनस 3j, फिर 6 में से 1 गया तो 5k। ये देखिए ये लाइन की इक्वेशन आ गई हमारी। अभी इसमें भी थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग। अब ये जो R होता है ना, वो तो इस लाइन पे पड़ने वाला कोई भी पॉइंट होता है। तो मान लीजिए पॉइंट ये P है जो पड़ेगा, लेकिन P में असल बात क्या है कि Z कोऑर्डिनेट या Z कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि XY प्लेन में है। यानी ये जो P है इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, अगर मैं OP लिख दूं पोजीशन वेक्टर, तो वो XI कैप प्लस YJ कैप का होगा, Z नहीं होगा क्योंकि Z कोऑर्डिनेट 0 है। आप समझ पा रहे हैं ना, Z कोऑर्डिनेट 0 है, ये कहानी है। तो इसको सिंपली XI कैप प्लस YJ कैप लिखा जा सकता है पोजीशन वेक्टर को, जो कि हम स्पेसिफिक केस में R वेक्टर पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ना चाहते हैं। पुट कर दीजिए यहां पर R की जगह ये वैल्यू, देखिए एक्स वाई निकाल लेंगे हम लोग कितने आसानी से। तो चलिए अब हमने फॉर पॉइंट P लॉजिक में समझा चुका हूं। तो R को लिख दोगे आप लोग, हम लोग XI कैप YJ कैप, Z खत्म था, और यहां पर I कैप ले लो कॉमन, तो 3 प्लस 2 लेमडा, तो ये वैल्यू हो गई साहब 3 प्लस 2 लेमडा प्लस J कैप 4 माइनस 3 लेमडा प्लस K कैप 1 माइनस 5 लेमडा, ये बना। अब क्या करो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ I कैप, J कैप एंड K कैप। बड़ी अच्छी बात। तो जब आप कंपैरिजन करोगे, देखिए कितना आसान, तो होगा क्या, X की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 3 प्लस 2 लेमडा, Y की आ जाएगी J वाला 4 माइनस 3 लेमडा, और Z क्योंकि 0 है यहां, तो 0 वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 5 लेमडा। यहां से लेमडा अगर निकालने गए तो साहब लग रहा है कि 1/5 आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, 5 लेमडा 1/5। अब 1/5 तो X और Y की जगह वैल्यू पुट कर दो और कोऑर्डिनेट ले लो, अपने घर ले जाओ। X की वैल्यू हो गई 3 प्लस 2 और लेमडा की जगह 1/5, तो 3 प्लस 2/5, तो 5 3 जा 8, 10/5, 15 17 आ रहा है। तो बच्चों यहां ध्यान देना, यहां पर देखिए 6 में से 1 घटा था तो प्लस का 5 आया था, 6 में से माइनस के प्लस 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस, है ना। और इसी के चलते हमारा जो वैल्यू बनेगा, देखिए जब कंपैरिजन किया था तो यहां पर आ जाएगा प्लस और ये वैल्यू आ जाएगी साहब माइनस। ठीक, अब यहां x की वैल्यू पुट की
तो ये 3 + 2 लैम्डा, 3 + 2 लैम्डा, ये माइनस आ गया और इसी वजह से ये वैल्यू हमारी आ गई माइनस। तो 15 में 2 घटाया तो 13/5 आया। इसी तरह y पे आ जाओ बेटा, तो y है 4 - 3 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू तो रख दो यहां -1/5, तो प्लस हो जाएगा 23/5। और रही बात z की, तो z तो 0 था ही हमारा, दिख रहा है। अब हमारे पॉइंट क्या रहे फाइनली p के, तो आंसर क्या रहा, तो पॉइंट p के जो कोऑर्डिनेट्स रहे वो रहे 13/5, 23/5 और 0। ये 13/5, 23/5 जो 0, ये इसका आंसर रहा। इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल्स जो कि अच्छे थे, अगर इन एग्जाम्पल्स को इन डेप्थ जैसे मैंने बताया है, सहूलियत से एक एक स्टेप समझते हुए चलेंगे तो एक एक एग्जाम्पल आपको 10-10 कॉन्सेप्ट समझा के जाता है, इधर उधर दाएं बाएं से। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा, लर्निंग से भरा रहा होगा। सजेशन ध्यान रखिएगा, सीरियल वाइज देखिए और कोई सवाल आपका गलत नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।